आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड इवनिंग। 27 सितंबर है आज, बुधवार की शाम जवां हो चली है और आपके फेवरेट पॉडकास्ट दिन भर के साथ हाजिर हूं मैं, नितिन ठाकुर। राजस्थान में इलेक्शन की तैयारियों को धार देने में जुटे सीएम अशोक गहलोत पूरे लाव लश्कर के साथ एक यात्रा शुरू कर चुके हैं। कौन से 18 जिले हैं जहां से यात्रा गुजरेगी और इसका रूट किस हिसाब से तय हुआ, आज दिन भर का आगाज इसी खबर से। मणिपुर में माहौल एक बार फिर बिगड़ रहा है। इंटरनेट को दोबारा बंद करना पड़ा। 2 स्टूडेंट्स की हत्या के मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम भी पहुंची है। तो रिपोर्टर से जानेंगे वहां के ताजा हालात। इसके बाद लॉ कमीशन की एक बेहद इंपॉर्टेंट बैठक का जायजा लेंगे, किन मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाए जाने के मामले पर सुनवाई हुई थी, उसकी भी टो लेनी है। फिर बात अफगानिस्तान की करेंसी की। ग्लोबल रैंकिंग में धूम मचा दी है इसने, क्यों और कैसे बताएंगे आपको। आखिर में पहुंचा खबर जिसमें कहानी उस चोर की जिसने मंदिर में जाकर पहले भगवान की पूजा की और फिर उनकी मूर्ति चुरा ले गया। लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। सीबीआई करेगी केजरीवाल के बंगला रेनोवेशन केस की जांच, केस हुआ दर्ज। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में अफवाह 6 महीने बढ़ा, 19 थाने छोड़कर बाकी राज्य डिस्टर्ब एरिया घोषित। असम मेघालय के बीच सीमा विवाद फिर हुआ हिंसक। 250 से ज्यादा लोगों ने धनुष बाण और गुलेल से किया एक दूसरे पर हमला। गुजरात दंगे पर आया पीएम मोदी का बयान, कहा गुजरात को हुई बदनाम करने की साजिश। गोधरा की घटना और हिंसा के बाद चलाया गया एजेंडा। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया 353 रन का लक्ष्य। भारत का दूसरा विकेट गिरा। और एशियाड में आज भारत ने जीते 8 गोल्ड मेडल। शॉटगन की स्टीक इवेंट में अनंतजीत को सिल्वर, वुशु में मेडल पक्का। यह है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई हैं, लेकिन इसके लिए माहौल बनने लगा है। परसों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचे थे। मौका था बीजेपी की संकल्प यात्राओं के समापन का। इसके बाद आज जयपुर से ही सीएम अशोक गहलोत ने भी एक यात्रा शुरू की। इस यात्रा का नाम रखा गया मिशन 2030, जो राजस्थान के 18 जिलों से होकर गुजरेगी और अगले 9 दिनों के दौरान सीएम का काफिला 3000 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता तय करेगा। अशोक गहलोत ने साल 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में देश का टॉप राज्य बनाने के लिए राजस्थान मिशन 2030 का आगाज पिछले महीने किया था और कहा था कि राज्य के विकास को 10 गुना बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। इस अभियान के जरिए यह भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। अब इस थीम के साथ उन्होंने यात्रा निकाल दी है। तो इस यात्रा पर बात करने के लिए हमने रुख किया जयपुर में मौजूद इंडिया टुडे मैगजीन के कॉरेस्पॉन्डेंट आनंद चौधरी का और उनसे पूछा कि गहलोत की यात्रा में जिन 18 जिलों को चुना गया वो कौन से जिले हैं और किस आधार पर इनका चयन हुआ। कि सीएम की जो पूरा जो अभी दौरा होने वाला है 18 जिलों का, वो हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर संभाग को भी लेंगे और इसके साथ ही वो उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो हमारा जो आदिवासी इलाका माना जाता है वहां भी जाए। तो राजस्थान में आमतौर पे ये कहा जाता है चुनावों के संबंध में या सियासी जो गलियारे हैं उनमें ये कहा जाता है कि राजस्थान में जिस भी पार्टी ने आदिवासी इलाके को जीत लिया, सरकार उसी की बनती है। तो आदिवासी जो इलाका है राजस्थान का, वहां अभी भाजपा का भी निगाहें हैं और कांग्रेस की भी निगाहें हैं। भाजपा वहां प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह की रैली करा चुकी है। भाजपा ने अपनी परिवर्तन यात्रा की, जो दूसरी परिवर्तन यात्रा थी, इसको बेणेश्वर धाम जो बांसवाड़ा संभाग में आता है डूंगरपुर जिले का, वहीं से शुरू की। और कांग्रेस भी वहां लगातार कई सभाएं कर चुकी है। जो कांग्रेस का जो चिंतन शिविर हुआ था, उसके बाद में राहुल गांधी की सभा वहीं से हुई। उसके बाद में अशोक गहलोत कई बार बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम और बांसवाड़ा में पहुंच चुके हैं। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी का मानगढ़ धाम में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। उसके बाद में महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कांग्रेस ने जो अपनी जो केंद्रीय जो कमेटी है उसमें शामिल किया था। तो आप देखिए कि इन इलाकों का राजस्थान में बड़ा महत्व है और इनमें माना जाता है कि इनको जिन्होंने फतेह कर लिया वो राजस्थान में विधानसभा चुनाव फतेह कर सकते हैं। और दूसरा एक जो संभाग इसमें बचता है वो है जोधपुर संभाग, जो मुख्यमंत्री का अपना संभाग है, जिसमें भी पिछली बार कांग्रेस भाजपा से ऊपर रही थी। और उसके जो हमारे एकदम सीमावर्ती जिले हैं बाड़मेर और जैसलमेर, वहां भी कांग्रेस ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था। उसी से जुड़े हुए हैं जालौर,
पाली और सिरोही, उन जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन ये कह सकते हैं कि ज्यादा अच्छा नहीं रहा। पाली जिले में तो कांग्रेस को सभी सीटों पर हार मिली थी। तो इस बार जो मंत्री है वो इस बात पर भी फोकस कर रहे हैं कि इन जिलों में कांग्रेस को कैसे वापस से एक बार ऊपर लाया जाए, और इसी को लेकर ये पूरी तैयारी की जा रही है। आनंद, बीजेपी की जो यात्राएं हुई थी उसमें हमने देखा कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप आई थी। क्या गहलोत की इस यात्रा में कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप के लोग भी शामिल हो सकते हैं? देखिए कि ये जो राहुल गांधी का जो ये बयान था कि हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो हम चुनाव जीत ले हैं, लेकिन राजस्थान में भी हम निकट है, यानी चुनाव जीतने के करीब हैं। तो उनका ये कहने का पूरे राजनीतिक हलकों में इसको लेकर ये लगाया गया कि राजस्थान में एक तरफ तो ये सरकार कह रही है कि हम रिपीट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का ये बयान आना, क्या कहीं इसको पीछे ले जाना तो नहीं है, या राहुल गांधी इस जो राजस्थान की जो लीडरशिप है उससे कहीं खुश नहीं है। तो इस बयान के बाद में ये देखिए कि अशोक गहलोत का उसी के अगले दिन बयान आया कि राहुल गांधी का जो बयान है उसको हमने चैलेंज के तौर पे लिया है, और हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी बड़ी जीत करके राजस्थान में दिखाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी का ऐसे समय में ये बयान आना कहीं कहीं राजस्थान के मनोबल को तोड़ने वाला था। और दूसरी बात रही केंद्रीय लीडरशिप की, तो मेरा जहां तक मैंने यहाँ के राजनीतिक चुनावों को देखा है या पिछले कुछ सालों में जो कांग्रेस के केंद्रीय लीडरशिप को देखा है, तो मैं एक बात तो बड़ी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में केंद्रीय लीडरशिप के भरोसे कुछ भी नहीं हो सकता। राजस्थान में अभी जो पिछले 4.5 साल से कोई अगर व्यक्ति जूझ रहा है या कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहा, तो वो अकेला अशोक गहलोत है। तो अशोक गहलोत अकेले के दम पे कितना कुछ हासिल कर पाएंगे ये तो अभी चुनाव के बाद में पता चलेगा, लेकिन केंद्रीय लीडरशिप पर न अशोक गहलोत को भरोसा है और न यहाँ के मतदाताओं को ज्यादा भरोसा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, ऐसी यात्रा को लीड करना जिसका नाम मिशन 2030 रखा गया, क्या अशोक गहलोत इस बहाने ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले कम से कम 6-7 सालों तक तो राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा वही रहने वाले हैं? देखिए कि अशोक गहलोत की जो पूरा कैंपेन है चुनाव का, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। पिछले आज से नहीं, अशोक गहलोत पिछले करीब 6 महीने से इसी तरह की मैराथन जो मीटिंगें ले रहे हैं जिलों में, और वो मतलब राजस्थान के अगर 50 जिले तो अभी हुए हैं, 33 जिलों की बात की जाए तो पिछले 6 महीने में वो 33 जिलों में करीब 3-3, 4-4 बार यात्राएं कर चुके। आप ये देखिए कि वो हर जिले में वो जाते हैं, अपनी जो सरकार की योजनाएं बताते हैं, वहाँ कुछ कार्यक्रम लेते हैं। लेकिन ये देखिए कि आप अशोक गहलोत जब 1.5 महीने तक घर पे बिस्तर पे रहे और उनके पैर में चोट लगी थी, उसके बाद उस 1.5 महीने में राजस्थान में ऐसा कोई भी न तो केंद्रीय नेता था और न राजस्थान का नेता था जिसने जिलों में जाकर या राजस्थान में कांग्रेस के लिए कोई बड़ी सभा की हो। तो आप ये देखिए कि पूरा मैदान खाली हो गया था, और उस समय भाजपा ने जो आक्रामक चुनाव प्रचार किया उससे लगने लग गया था कि कांग्रेस अपना मैदान छोड़ चुकी है। लेकिन अशोक गहलोत जैसे ही थोड़ा ठीक हुए और उन्होंने वापिस मोर्चा संभाला, तो वो कांग्रेस को एक बार फिर से इस कंडीशन में ले आए हैं कि राजस्थान में जो मुकाबला होने वाला है आने वाले चुनाव का, वो बहुत ही कड़ा होने वाला है और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। रही अशोक गहलोत की सीट की बात सरदारपुरा की, तो मुझे नहीं लगता या किसी राजस्थान के राजनीतिक रणनीतिकारों को भी नहीं लगता कि वहां अशोक गहलोत को कोई खतरा है, क्योंकि अशोक गहलोत के उसी सीट के जो करीब की जो सीट है सूरसागर, जहाँ से जो भाजपा की बुजुर्ग महिला जो विधायक हैं सूर्यकांता व्यास, उन्होंने पिछले दिनों ये कहा भी था कि अशोक गहलोत ने जितना काम मेरे इलाके में कराया है उतना आज से पहले कभी नहीं हुआ, और अशोक गहलोत बहुत अच्छा आदमी है। तो उन्होंने जो अशोक गहलोत की बड़ाई की थी, उसके बाद भाजपा के कई नेताओं ने उन पर हमले भी किए कि इस तरह की बड़ाई आप नहीं कर सकते और ये हमारी विचारधारा के खिलाफ है, और इस तरह की सारी चीजें आई। लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी जिस रणनीति से वो काम कर रहे हैं उसमें वो सफल रहे हैं, क्योंकि सूरसागर के जो सूर्यकांता व्यास के जो बहुत सारे समर्थक उनके क्षेत्र में भी रहते हैं जो अशोक गहलोत को चाहते हैं, और अशोक गहलोत के कुछ समर्थक वहां भी हैं जो सूर्यकांता व्यास को लगातार सपोर्ट करते रहे हैं। तो इस लिहाज से अशोक गहलोत की जो सरदारपुरा सीट है वो बहुत ही, मेरा मानना है कि वो सुरक्षित है, वहां अशोक गहलोत को कोई खतरा नहीं है ज्यादा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद।
मई महीने से हिंसा और तनाव से जूझ रहे मणिपुर में परसों इंटरनेट बहाल होते ही कुछ तस्वीरें वायरल हो गईं। एक में 2 मैतेई स्टूडेंट्स बैठे हुए दिख रहे हैं और उनके पीछे 2 हथियारबंद लोग खड़े हैं। दूसरी फोटो में इन दोनों के शव दिखाई पड़ रहे हैं। ये दोनों 6 जुलाई से गायब थे। इनमें से एक थी 17 साल की हिजम और दूसरे 20 साल के फिजम हेमजीत। द लल्लन टॉक को दिए एक पुराने इंटरव्यू में फिजम के पिता फैजम इब्न गोबी सिंह ने क्या कहा था, पहले वो सुनाता हूँ। सबको शक हो रहा है कि उन लोगों को जरूर कुकी लोगों ने अगवा कर लिया है, लेकिन कुछ पक्का नहीं है, इसलिए हम बहुत चिंतित हैं। ये उसका कमरा है, अब उसका बिस्तर खाली है, वरना वो सोता रहता है, गाने गाता है, गिटार बजाता, डांस करता है। अभी नहीं है, देखो इसलिए अभी रोता है, हम क्या करेगा। लड़के के पिता ने बातचीत के दौरान यह भी बताया था कि उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने बताया कि उनके बेटे का फोन कुकी लोगों के इलाके में जाकर बंद हुआ है और अगर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो हिंसा भड़कने की आशंका है। बहरहाल इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से राज्य में कल एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इंटरनेट को फिर से बंद करना पड़ा। दोपहर तक राज्य सरकार ने मणिपुर को डिस्टर्ब स्टेट घोषित कर दिया। आज सीबीआई की टीम भी मणिपुर पहुंची है। इसे लीड कर रहे हैं सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर अजय भटनागर। मणिपुर के मौजूदा हालातों पर बात करने के लिए हमने फोन मिलाया ग्राउंड पर मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर सूर्याग्नि रॉय को। देखिए, मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में पिछले 4-4.5 महीनों से बहुत ही हिंसा देखी गई। बहुत ही दर्दनाक घटनाओं की खबरें जो है वो सामने उभर कर आई। बीच में इंटरनेट कम्प्लीटली बंद था, लेकिन हालात भी वैसे सुधर ही रहे थे। और लेकिन पिछले इस हफ्ते के शुरुआत के समय की तरफ ही इंटरनेट को फिर से रीस्टार्ट कर दिया गया था राज्य सरकार की तरफ से। इंटरनेट को रीस्टार्ट करने के बाद से ही कुछ तस्वीरें जो हैं वो वायरल होनी शुरू हुई, वीडियोस भी वायरल होने शुरू है। उसमें से एक तस्वीर दो मैतेई समाज के दो यंगस्टर्स की थी। एक 17 साल की लड़की और एक 17 साल का लड़का जो जुलाई के महीने में गुम हो गए थे। ऐसा ही पुलिस कंप्लेन जो है उनके परिवार की तरफ से किया गया था। दावा ये था कि शायद वो लोग कहीं किडनैप भी हो चुके हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई टिप्पणी सामने उभर कर आई थी नहीं। लेकिन उस विजुअल के बाद जब ये विजुअल वायरल हुआ और ये दूसरा भी एक विजुअल वायरल हुआ जहां पे इन दोनों की लाश को देखा जा रहा था, और इसके बाद से वहां के जो लोग हैं, स्थानीय हैं, छात्र हैं, उनके तरफ से बहुत ही प्रोटेस्ट किया गया। पिछले 2 दिन से लगातार प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा था। आज भी चला है, जहां पे टेयर शेल्स भी फोड़े गए ताकि क्राउड को कंट्रोल किया जाए। तो इम्फल में फिलहाल स्थिति जो है वो ऐसी ही है, टेंस्ड है, लेकिन पुलिस और सरकार की माने तो अभी हालात जो है वो काबू में है। सूर्याग्नि, इन दोनों हत्याओं के बारे में अब तक क्या जानकारी सामने आई है? देखिए, इस विषय पे जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब इंटरनेट फिर से स्टार्ट हुआ, एक और अपडेट दे के कल शाम से ही सरकार की तरफ से एक दूसरा नोटिफिकेशन निकला जहां पे अगले 5 दिन यानी कि इस हफ्ते तक इंटरनेट जो है उसको फिर से क्लैम्प कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। वो विजुअल के वायरल होने के बाद से बहुत सारे कम्युनिटीज की तरफ से और छात्र और कम्युनिटी की तरफ से बहुत प्रोटेस्ट किया देखा गया और उसके बाद से इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। पूरे केस के बारे में हम बात करें तो इसको सीबीआई को सौंप दिया गया है। सिर्फ एकमात्र ये केस नहीं है जिसको सीबीआई के पास सौंप दिया गया है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अगर आपको याद हो, जो 2 कुकी समाज के जो लड़कियों के जो विजुअल निकले थे, वीडियो निकले थे, जहाँ पे उनको बहुत सारे लोगों ने घेर कर रखा था, वो केस भी सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई को सौंप दिया इसीलिए जा रहा है क्योंकि दोनों समाज में कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट जो है वो एकदम चरम सीमा पे है। अच्छा, लोकल पुलिस और सुरक्षा बलों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल उठे हैं, तो सीबीआई के आने से क्या बदल जाएगा? और ऐसे में जबकि हालात अभी टेंस्ड बने हुए हैं वहां, तो आगे क्या? देखिए, वहां पे पुलिस पे भरोसा अगर हम कहें तो क्योंकि 2 कम्युनिटीज के बीच में है और राज्य की पुलिस जो होती है वो सारे कम्युनिटीज के लोग मिलकर के अगर मिसट्रस्ट होता है तो एक कम्युनिटी के लोग कहीं पर भी हो, दूसरे कम्युनिटी के लोग उस पर भरोसा ज्यादा नहीं करते। ये हमने देखा भी है। तो इस वक्त सीबीआई को देना ही इसीलिए है ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो
एकदम न्यूट्रली हो। मिसट्रस्ट होने का मतलब ये भी नहीं कि जो लोग, जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो केपेबल नहीं है या फिर वो ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर रहे। ये एक परसेप्शन भी होता है। तो शायद इसी जो आपका सवाल है कि कैसे सीबीआई काम करेगी, देखिए पुलिस जो है, सरकार की माने तो पुलिस न्यूट्रल है और पुलिस अपना काम एकदम ठीक तरीके से कर रही है। तो उस लाइंस पर ही सीबीआई को अपना काम करना होगा और पुलिस को साथ में लेके और आर्म्ड फोर्सेस को साथ में लेके इन्वेस्टिगेशन उनको चलाना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्याग्नि। अब अगली खबर कानून के महकमे से, क्योंकि दिल्ली में आज 22वें नेशनल लॉ कमीशन की बैठक हुई। कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में आज जो बैठक हुई, इसमें 3 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वन नेशन वन इलेक्शन, पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र को घटाना और ऑनलाइन एफआईआर से जुड़े विषय। वैसे पिछले विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बीएस चौहान ने भी एक देश एक चुनाव को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी। हालांकि इस पर आज की बैठक में बहुत ज्यादा बात हुई नहीं, ज्यादा फोकस पॉक्सो एक्ट पर ही रहा। तो आज की मीटिंग के डिटेल्स जानने के लिए हम पहुंचे आज तक रेडियो रिपोर्टर संजय शर्मा के पास। संजय जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर सबका ध्यान था, लेकिन बातें तो हुई पॉक्सो एक्ट पर। सबसे बड़ा मामला तो एक राष्ट्र एक चुनाव का था, जिस पर बहुत संक्षिप्त चर्चा हुई है, क्योंकि उसमें पहले ये कहा गया कि इस पर आगे बढ़ने से पहले पुराने सारे जो कमीशन, इससे पहले के जो लॉ कमीशन हैं, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है उसको भी कंपाइल किया गया है। तो वो लगभग रिपोर्ट तैयार है। उस पर 1-2 सदस्यों से और मशवरा करना है, जिस पर आगे की मीटिंग में विचार होगा। लेकिन दूसरा मसला जो सबसे बड़ा था वो ये था कि पॉक्सो एक्ट के तहत किसी भी नाबालिग लड़की के साथ, उसकी सहमति के साथ भी अगर शारीरिक संबंध बनाए जाएं तो उसकी उम्र अभी 18 साल है, उसको कम करने पर लॉ कमीशन विचार कर रहा उसके कानूनी पहलुओं पर। तो ऐसे में इस पर बात ये हो रही है कि उसे सहमति की उम्र को 18 साल से 16 साल कर दिया जाए। तो उसके क्या असर होंगे कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, व्यावहारिक रूप से, इन तमाम चीजों पर बहस चर्चा हुई। और आयोग के सूत्रों का कहना है, विधि आयोग के सूत्रों का, कि इस पर 1-2 दिन में रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। जारी करने का मतलब कि वो लॉ मिनिस्ट्री को वो रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। अच्छा, सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र घटाने के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए गए? इसके पक्ष में ये तर्क दिए जा रहे हैं कि बहुत सारे मुकदमे जो अदालतों में और पुलिस के पास पेंडिंग हैं, उनका बोझ कम होगा। दूसरा ये कि परिपक्वता की उम्र को लेकर कि आदमी अपने बारे में, अगर लड़कियां या लड़के अपने बारे में उनको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उनको ये पता चलेगा कि कानून उनके बचाव के लिए नहीं है। और तीसरा जो तर्क दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि इससे बहुत सारे अपराध ऐसे बढ़ेंगे और लोगों को, जिनकी कुत्सित मानसिकता है, उन सारे लोगों को एक फ्री हैंड मिलेगा। वो कभी भी लड़कियों को, जो कम उम्र की लड़कियां हैं, उनको बरगलाकर, बहलाकर, फुसलाकर उनका शोषण कर सकते हैं और वो कानून के शिकंजे से भी बचे रह सकते हैं। क्योंकि पॉक्सो एक्ट अपने आप में बहुत सख्त कानून है, जिसमें एक बार मुकदमा दर्ज हो जाए तो उससे निकलना, बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि कम उम्र लड़कियों के मानसिकता का, उनकी सोच का, उनके कच्चे विचारों का, जो किशोर विचार हैं, उसका फायदा उठाकर लोग उनका शारीरिक शोषण कर सकते हैं, यौन शोषण कर सकते हैं। जी, शुक्रिया संजय जी। तो एक तरफ जहां कंसेंशुअल सेक्स की उम्र घटाने पर बात हुई, तो दूसरी तरफ आज चारा घोटाले मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। जस्टिस मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से सीबीआई ने इस मामले में आगे की तारीख देने की मांग की। इस पर कोर्ट ने सुनवाई की। अगली तारीख दिसंबर के दूसरे हफ्ते में तय की गई। सीबीआई ने याचिका करीब 10 महीने पहले दायर की थी। आज कोर्ट में क्या हुआ, ये जानने के लिए हमने बात की रांची में आज तक रेडियो रिपोर्टर सत्यजीत कुमार से। सीबीआई ने यह अपील किया है कि जो देवघर कोषागार से एक्सेस विड्रॉल का मामला था, फॉर्ट्रेस स्कैम के, यहाँ पे 5 मामले चल रहे थे झारखंड में 950 करोड़ के चारा घोटाला में, तो उसमें 79 लाख जो है एक्सेस फ्रॉडुलेंट तरीके से विड्रॉ किया गया था देवघर कोषागार से। अब उसमें मसला ये था कि जो चीफ कॉन्स्पिरेटर माना जाता था, प्राइम एक्यूज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को, उनको महज 3.5 साल की उसमें सजा हुई थी।
जबकि दूसरे अक्यूज जो थे जगदीश शर्मा, उनको 7 साल की सजा हुई थी। 2 अलग अलग सेक्शंस में, आईपीसी और पीसी सेक्शन में उनको 7 साल की सजा हुई थी। तो सीबीआई का ये मांग है और ये उनका प्ली है, को अक्यूज जो था उसको उतना ज्यादा सजा हुआ है, तो लालू यादव जिनको कि प्राइम अक्यूज माना जाता है, उनको 3.5 साल सजा क्यों दी गई है, उसको बढ़ाया जाए। अब इस पर जो है ऑलरेडी जो है एक पिटीशन फाइल किया है सीबीआई ने, उस पर अभी भी सुनवाई नहीं हो पाई। आज भी जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन के बेंच में जो है सुनवाई होनी थी, तो फॉर्मेलिटीज किया गया। उसके बाद इसको 2nd वीक ऑफ दिसंबर के लिए इस मामले को रख दिया गया। अब आपको बताएं कि जो चारा घोटाला के तमाम मामले हैं उस पर लालू यादव बेल पे हैं। चाईबासा जो ट्रेजरी है वहां से 2 मामले थे, 33 करोड़ और 37 करोड़ के निकासी का। इसके अलावा दुमका कोषागार से था 3.13 करोड़ के निकासी का, अवैध निकासी का मामला। और इसके बाद जो है डोरंडा कोषागार सबसे बड़ा मामला था 139 करोड़ का, जिसमें अलग अलग मामलों में लालू यादव को अलग अलग सजा सुनाई गई थी, जिसमें देवघर कोषागार में 3.5 साल था, उसके बाद फिर डोरंडा कोषागार में 5 साल थे, और इसके अलावा चाईबासा के दोनों मामले में 5-5 साल की सजा हुई थी। साथ ही दुमका कोषागार के से अवैध निकासी के मामले में उनको 7 साल की सजा हुई थी। अब वो इस आधार पे बेल पे है कि उनका स्वास्थ्य भी खराब है, और जो उनको सेंटेंस दिया गया था उसका हाफ टर्म उन्होंने जेल में पूरा कर लिया है। इसी आधार पे वो जेल से बाहर बेल पे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यजीत आपका। अफगानिस्तान का नाम सुनकर दिमाग में जो तस्वीर बनती है वो है बंदूकों की, टैंकों की, तालिबान की। 2 साल पहले तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था और वहां से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी की खबरें आया करती हैं। इस बीच अगर मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान की करेंसी सितंबर तिमाही में दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी रही, तो आप यकीन कर पाएंगे? नहीं ना, लेकिन सच तो यही है। अफगानिस्तान की जो करेंसी है इसे कहते हैं अफगानी। इसमें 3 महीनों में 9% और 1 साल में 14% की रैली देखने को मिली। अभी अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं इस करेंसी की, तो ये यूएस डॉलर के मुकाबले है 78.25 अफगानी। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े के मुताबिक $368 प्रति व्यक्ति की सालाना आय के साथ अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल है। लेकिन अफगानिस्तान की करेंसी का ग्लोबल रैंकिंग में टॉप पर आ जाना संभव कैसे हुआ, ये समझने के लिए हमने बात की इंटरनेशनल इकोनॉमी के एक्सपर्ट शरद कोहली से। देखिए, हम इसको अगर आर्थिक रूप से समझे और एज एन एक्सपर्ट अगर मैं ओपिनियन दूं तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। हालांकि ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई है वो इस बात को कहती है, थियोरेटिकली जरूर दिख रहा है कि अफगानी करेंसी इस साल इस क्वार्टर में 9% बढ़ी है या 14% बढ़ गई है। पर हमें देखना होगा कि जब आप उसके कारण में जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं अफगानिस्तान के ऊपर कि वो बहुत सारे काम इस समय नहीं कर सकते हैं। यूएस डॉलर में फ्रीली मूवमेंट इन एंड आउट अलाउड नहीं है, और वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड इतनी आ रही है वहां पर, क्योंकि इस समय हम जानते हैं अफगानिस्तान में हालात कैसे हैं। 2/3 घर ऐसे हैं जिनके पास इस समय खाने को नहीं है। मतलब वहां पर बहुत गरीबी बहुत अंदर तक फैल गई है, बुरी हालत है वहां की। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। रोजाना हम महिलाओं से संबंधित विशेषकर बात करें तो नए नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं उनके ऊपर। कभी वो इवेंट में नहीं जा सकती, कभी वो स्कूल में नहीं जा सकती, कभी वहां पर सैलून्स बंद कर दिए जाते हैं। बेरोजगारी वहां पर चरम सीमा पर है, बहुत बुरी हालत है बेरोजगारी वहां पर इस समय। बहुत मतलब ऐसी हालत है कि लोग खाली घूम रहे हैं, उनको कुछ करने को नहीं है, अपना रोजगार भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और वहां पर ये जो मनी चेंजर्स होते हैं, उसको अफगानिस्तान में सराफ बोलते हैं, वो मनी चेंजर्स जगह जगह खुले हुए हैं जो कि करेंसी चेंज करते हैं, और ज्यादातर वहां पर करेंसी की डीलिंग हवाला के थ्रू हो रही है। तो देखिए, जब आप आर्टिफिशियल मींस से या गैर कानूनी तरीके से जब करेंसी के ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर यूएस डॉलर देश से बाहर नहीं जा पा रहा है बिल्कुल भी, और ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही है। तो करेंसी का उतार और चढ़ाव, करेंसी का बढ़ना और घटना, उसका कारण होता है डिमांड और सप्लाई, कि करेंसी की जितनी डिमांड होगी उसी हिसाब से उसकी सप्लाई होगी। तो अगर यूएस डॉलर वहां पर लगातार आएंगे और ह्यूमैनिटेरियन एड लगातार आती रहेगी और बाहर जाएंगे नहीं, तो उससे क्या होगा कि जो लोकल करेंसी है वो स्ट्रेंथ गेन करने लगती है, उसमें मजबूती दिखाई देने लगती है। मैं दिखाई देना शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो मजबूती इंट्रिंसिक नहीं होती है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो करेंसी दुनिया भर में बहुत मजबूत करेंसी है, दुनिया भर में चलती है। वो एक आर्टिफिशियल तरीके से दिखाई देती है। दूसरा, अफगानिस्तान को कुछ देश आज भी पेट्रोनाइज कर रहे हैं तालिबान के आने के बाद भी।
अफगानिस्तान से गोल्ड वहां पर मिलता है, गोल्ड का एक्सपोर्ट किया जाता है। और अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो वहां पर अंगूर, ग्रेप्स का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। और भी कुछ चीजें हैं जो अफगानिस्तान से कुछ देश लेते हैं, चाइना है उसमें, चाइना ने तो तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज भी कर दिया। तो कुछ एक देश है जो वहां पर आज भी वहां पर ट्रेड कर रहे हैं बड़ी लिमिटेड तरीके से। और यूएस डॉलर बाहर नहीं जा रहा है, जैसे मैंने आपको कहा, हवाला के थ्रू डीलिंग हो रही है। और करेंसी ट्रेडिंग ऑनलाइन की जाती है सभी देशों की करेंसीज की। तो ऑनलाइन करेंसी ट्रेडिंग होती है, तो उससे करेंसी में डिमांड और सप्लाई रेगुलेट रहता है, मॉडरेटेड रहता है, कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। पर अफगानी करेंसी, जिसको अफगानिस्तान की करेंसी जिसको अफगानी कहते हैं, उसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग भी बैन हुई है, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए भी रिकग्नाइज नहीं है। तो इन सब कारणों से आपको ये दिख रहा है। अगर मैं इसको बहुत सरल भाषा में जो श्रोता है उनको सुनाना चाहूँ, जो पॉडकास्ट रेगुलरली सुनते हैं उनको समझाना चाहूँ, वो एक उदाहरण के तौर पे, तो ऐसा है जैसे मान लीजिए कहीं पर तापमान किसी देश में या किसी शहर में 50 से ऊपर रहता है, गर्मियों में बाहर निकलना भी मुश्किल होता है, और वहीं अंदर एक कमरा है जिसमें तापमान उन्होंने 15-16 डिग्री रखा हुआ था। तो हम कहें कि साहब, अब जो अंदर कमरे में बैठे हैं वो कहें कि साहब यहाँ तो बहुत सर्दी होती है क्योंकि 15-16 टेम्परेचर, हम तो स्वेटर पहन के बैठे हैं, बहुत ठंडी जगह है। तो खाली वो उस कमरे में ठंड होने से हम ये नहीं कह सकते कि उस देश की या उस शहर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ठंडी जगह मानी जाएगी, वो जगह फिर भी गर्म ही मानी जाएगी। तो ये एक आर्टिफिशियल दिखाई दे रहा है आपको, जो करेंसी की मजबूती दिखाई दे रही है। शरद जी, करेंसी का मजबूत होना तो देखिए एक बात है, लेकिन क्या आम अफगानियों के जीवन पर भी इसका कोई अच्छा असर पड़ेगा? कुछ आर्थिक हालात बेहतर होंगे? मैं करेंसी का मजबूती तब मानता हूं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस करेंसी की डिमांड हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो करेंसी की मांग हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो करेंसी स्वीकार की जाती हो। जैसे भारतीय रुपया आज 15 से 20 देश ऐसे हैं जहां पर हम रुपये और लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं। भारतीय रुपए की धीरे धीरे डिमांड बन रही है, भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बनने जा रहा है, तो उसकी आने वाले समय में मजबूती दिखाई देगी। बाकी एक करेंसी का ऐसे आर्टिफिशियली बढ़ जाना, मैं नहीं मानता कि वहां की अर्थव्यवस्था का सूचक है, पहली बात। दूसरी बात, ये भी नहीं बताता कि वो देश बड़ा स्ट्रांग हो गया है, ये भी इस बात को नहीं दर्शाता। तीसरा, ये भी नहीं दर्शाता कि उस देश की अर्थव्यवस्था जो है बहुत अच्छी चल रही है, ये भी नहीं। चौथा, ये भी नहीं जतलाता कि उस देश के जो ओवरऑल हालात हैं वहां के लोकल, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो क्योंकि ये चारों पैमाने सिद्ध नहीं होते हैं, तो इसलिए ये करेंसी की बढ़त को मैं एक आर्टिफिशियल बढ़त मानता हूं, जो कि जो मैंने कारण बताया उनकी वजह से दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है जैसे ही ह्यूमैनिटेरियन एड आनी बंद हो जाएगी, जैसे ही और देश वहां से सामान लेना बंद करेंगे, जैसे जैसे तालिबान की वहां पर जो अत्याचार है वो बढ़ेगा, तो देश उससे सामान नहीं लेंगे, और एक लिमिट है जिसके आगे वो नहीं जा सकता। तो ये करेंसी आपको अपने आप नीचे जाती दिखेगी। इनफैक्ट आप मुझसे पूछे तो इतने बुरे हालात हो सकते हैं कि अफगानी करेंसी एज एन अफगानी फेल हो सकता है। ये हम कुछ देशों में अफ्रीका के देख चुके हैं पहले, और जब फेल होता है तो उनको मजबूरन दूसरी करेंसी इस्तेमाल करनी पड़ती है। और एक और बात जो मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि वहां पर यूएस डॉलर को बाहर नहीं जाने दिया जाता, और वो पाकिस्तानी रुपए में भी डील नहीं करते। तो इससे जो वॉलेटिलिटी है, जो पाकिस्तानी रुपए की वजह से, पाकिस्तानी रुपए हम सब जानते हैं 300 से ऊपर पहुंच चुका है एक डॉलर के मुकाबले। तो जब आप ना डॉलर को आने देंगे, ना वॉलेटाइल करेंसी को आने देंगे, फाइनेंशियल सैंक्शंस आपके ऊपर लगी हुई है, बाकी की ज्यादातर दुनिया से आपकी डीलिंग नहीं है, ह्यूमन राइट वायलेशन है, खाली एड के भरोसे आप चल रहे हैं, तो ऐसे में करेंसी का टेम्परेरी मजबूत हो जाना कोई किसी चीज का सूचक नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। और अब बारी है भौचक की। आ गए हैं जमशेद। दुनिया में एक से बढ़कर एक चोर हुए हैं। ऐसे ऐसे चोरों के बारे में किस्से हैं जो आपकी आंखों से काजल चुरा ले जाएं और आपको पता भी ना चले। चोरी की ऐसी ही अजब गजब गाथाओं में एक और चोर का जिक्र जुड़ गया है, जिसके किस्से मेरठ के प्रवेश विहार इलाके में सबकी जबान पर हैं। इनका कारनामा ऐसा है कि आपको जरा मंजरकशी के साथ बताना पड़ेगा। तो हुआ यूं कि प्रवेश विहार इलाके में रहती हैं सुमन गर्ग जी। घर में उनके एक मंदिर बना हुआ है। बीती 22 तारीख को जब सुमन जी सोकर उठी और रोज की तरह घर के मंदिर में गईं, तो हैरान रह गईं। मंदिर में रखी लड्डू गोपाल की मूर्ति गायब थी। सुमन जी का दिल धक से रह गया। ये तो गनीमत रही कि मंदिर में कैमरे लगे थे। फौरन सीसीटीवी चेक किया गया। अब जो विजुअल में दिख रहा है वो कुछ यूं है कि नारंगी रंग की कमीज पहने एक आदमी सुबह सुबह मंदिर में दाखिल होता है। वो पहले मूर्ति के सामने जाता है, बहुत ही अदब के साथ मूर्ति को नमस्कार करता है, फिर पूजा करता है और पूजा खत्म करने के बाद उसी मूर्ति को उठाकर चल देता है।
पूजा के बाद लड्डू गोपाल की मूर्ति को लेकर चंपत होने वाले इस चोर की शिकायत सुमन जी ने स्थानीय थाने में करवाई, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मशक्कत से चोर की तलाश शुरू की। सुनिए सुमन गर्ग को। क्या आपके मंदिर से लड्डू गोपाल जी चोरी हुए? लड्डू गोपाल चोरी हुए थे। कब चोरी हुए थे? 22 तारीख की सुबह 6:05 पर। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि हमारी लड्डू गोपाल? फुटेज से पता लगा, सीसी कैमरे लगे हुए हैं मंदिर में। अच्छा। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गली के सभी सीसीटीवी कैमरा खंगालने शुरू कर दिए। कई सस्पेक्ट से पूछताछ भी हुई और जिसके बाद पुलिस के हाथ कामयाबी लगी और चोर पकड़ में आ गया। पुलिस ने सुमन जी को उनके लड्डू गोपाल वापस कर दिए हैं। सुनिए सीओ सिविल लाइंस मेरठ के अरविंद चौरसिया को। थाना मेडिकल क्षेत्र में एक मंदिर से लड्डू गोपाल जी की चोरी हो गई थी, जिसमें एक महिला ने यहाँ पर थाने पर तहरीर दी थी। उसको मुकदमा दर्ज करके उसका सफल अनावरण करते हुए लड्डू गोपाल जी को बरामद कर लिया गया था। लेकिन इसमें महिला थाने पर चूंकि आई नहीं थी और ना ही उसने लड्डू गोपाल जी की शिनाख्त की थी, जिससे उसे क्लियर नहीं हो पाया कि ये मूर्ति उनकी ही है या किसी और की। तो आज उनको बुला करके इसको दिखा दिया गया और वो संतुष्ट हैं। तो जिस भगवान को पूजा उन्हीं की मूर्ति को चुरा कर चल देने का ये मामला है तो अजब गजब, पर शुक्र की बात है कि लड्डू गोपाल बरामद हो गए। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। शुक्रिया जमशेद। तो दिन भर में आज इतना ही, लेकिन एक जरूरी सूचना, आज बुधवार है तो रात 9 बजे से ट्विटर यानी एक्स पर जमेगी आज तक रेडियो की बैठकी बेबाक बुधवार, तो उधर भी आना है। बाकी ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज दीजिए radio@aajtak.com पर। एक दरख्वास्त और भी है, व्हाट्सएप पर आज तक रेडियो का चैनल बन गया है, उसे भी जरूर फॉलो कर लें। दिन भर को आज प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं कपिल देव सिंह। मुझे दीजिए इजाजत, मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। दिल के दौरे का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है सीने में तेज दर्द, पर क्या हमेशा ऐसा होता है? सुनिए इस हफ्ते के हेलो डॉक्टर में हार्ट अटैक से बचने के उपाय और इलाज के बारे में मेरे यानी खुशबू और डॉक्टर विभूत प्रताप सिंह के साथ, क्योंकि बात जब आपके दिल की हेल्थ से जुड़ी हो तो इन्हें गंभीरता से लेने में ही भलाई है। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स आप सुन सकते हैं गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर।